भी आपके पास माड़ होता है, जितनी मछलियाँ होती हैं जिनको आप तालाबों से पकड़ते हैं, क्या उनको बेचने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है या फिर मार्केट में जाते ही बिक जाती है? नहीं, जाते बिक जाते। वो कैसे, क्या प्रोसेस होती है? प्रोसेस होती है जी, तालाब के अंदर से मच्छी गाड़ी में लोड की दिल्ली मंडी में ले गए। मंडी में जाते ही ग्राहक लगभग तैयार रहते हैं और वहाँ पर अपना माल उतारा, साइज दिखाया, बोली लगी और फटाफट तोल सब। कमीशन एजेंट के थ्रू बिक्री होती है। कमीशन एजेंट अपना पैसा लेता रहता है, हम अपने तोल लिखते रहते हैं। जो ही गाड़ी खाली हुई अपना कैश काउंट किया। और ये जो आपने कहा कि एजेंट होते हैं उनके थ्रू पूरा माल बेचा जाता है, ये कितना परसेंट लेते हैं आप लोगों से, किसानों से? 7 से 10%। 7 से 10% के बीच में रहता है। तो आप 20-25 सालों से काम कर रहे हैं, तो आपके अपने खुद के भरोसेमंद एजेंट है या किसी के जरिए आप माल बेच देते हैं? हाँ, कुछ एक भरोसेमंद एजेंट हैं, लेकिन बेचना चाहो तो किसी के भी थ्रू बिक सकता है। कोई पाबंदियां नहीं? कोई पाबंदियां नहीं है, रेट है वो तो बोली लगेगी, जो ज़्यादा रेट देगा उसको बेचेंगे। अच्छा, लोकल की अगर बात करें, लोकल में भी मछलियों की काफ़ी खपत होने लगी है। सुना है कि मंडियों के मुकाबले रेट भी काफ़ी महंगे रहते हैं। क्या आपने कभी सप्लाई करने की सोची है? सप्लाई करने की सोची तो है, लेकिन की नहीं है। चुनौतियाँ क्या रही? लोकल मंडियों में क्या है कि 10, 20, 30, 50 किलो लगभग 1 कुंटल तक निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब उसके लिए हमने जो पकड़ने के लिए जो हमारी जो मछली पकड़ने वाली जो पार्टी है, जाल है, जो एक टीम है, उसको लाने में हमें पैसा खर्च ज़्यादा होता है। अब एक दिन हम उसको ले आए जी, उनका गाड़ी कार पार्टी का खर्चा हो गया 15,000, 20,000 जो भी होता है। उस दिन उस गाड़ी के अंदर हम ले जाते हैं 10 कुंटल, 12 कुंटल, 15 कुंटल। जी, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि 1 कुंटल में अकेला पकड़ दूँ, नहीं पॉसिबल है। अगर हम लोकल में बेचना चाहें 1 कुंटल पकड़ा जाएगा, लेकिन खर्चा उसका कितना बढ़ेगा? मतलब खर्चा बढ़ जाता है। और रेट का कितना डिफरेंस रहता है? रेट का 20 से 25 रुपये का डिफरेंस रह जाता है। अगर हम लोकल में बेचना चाहेंगे तो रेट का तो डिफरेंस रह जाएगा, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो जाता है। क्या कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ और जो लोकल के जो कस्टमर हैं या लोकल के जो ट्रेडर्स हैं वो खुद आपके झोड़ों पर आकर मछली पकड़ कर ले जाएं और आपको जो लोकल मंडियों के जो भाव हैं वो मिल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो अपना क्या कहते हैं कि जी हम खुद पकड़ के ले आए हैं। अगर उनसे ऐसे कुछ बात की जाए मिल जाते हैं। फिर वो वही बात करने लग जाते हैं कि जी इसका खर्चा रह गया, आपका गाड़ी का खर्चा बच गया, आपका पार्टी का खर्चा बच गया। तो मतलब बहस ज़्यादा होती है, नेगोशिएट ज़्यादा होता है। ज़्यादा होती है। दूसरी एक बात और है, अगर हम लोकल को कहीं तालाब पर ले जाते हैं, उसको साइज दिखाते हैं, तो वो फिर चोरी का भी डर रहता है। फलाने तालाब के अंदर इस साइज़ की मच्छी है, वो साइज़ की पट्टी लगा के आसानी से वहाँ से उठा के निकाल के ला सकता है। मतलब चोरियाँ भी हो जाती हैं मछलियाँ जोड़ों से? तो फिर इन चोरियों को रोकने के लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं? चौकीदार छोड़ रखते हैं। आपने कहा कि अमोनिया गैस बनती है और कई बार तालाब के तालाब खाली हो जाते हैं, क्या कभी आपके सामने ऐसी चुनौतियाँ आई हैं? आई है जी, बिल्कुल आई है। मैंने काम स्टार्ट किया था 2000 के आसपास, हाथीवास के तालाब लिए थे। उनके अंदर 3 तालाब है, तीनों में बच्चा डाल दिया था जी। बढ़िया ग्रोथ हो रही थी, बच्चा जाकर लगभग 700-800 ग्राम के करीब जा रहा था। भी निकालने के लायक थे हम। और एक तालाब के अंदर ऐसा हुआ कि सुबह ऊपर जैसे वो ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन पता नहीं था कि ऊपर क्यों आ रही है। और जब तक हमने इस चीज़ का पता लगाया 2 या 3 दिन लग गए, तो वो तालाब पूरा खाली हो चुका था। सारे तालाब की मछलियाँ मर गई? सारी पार्टी बुला के निकाल के और वो हमने खड्डा खोद के दबानी पड़ी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब किसी वजह से अगर बीमारी आ जाए या फिर ऑक्सीजन न रहे, मछलियाँ मर जाएं, तो सुना है कि काफ़ी बदबू मारती हैं, आसपास रहना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी चुनौती से निपटने के लिए क्या प्रबंध आप करते हैं और क्या ग्रामीणों का भी कभी रोष का सामना करना पड़ा है? रोष का सामना करना पड़ा है। अगर मर गई भाई, जैसे आ गई तो बदबू तो आएगी, कोई भी चीज़ मरेगी तो बदबू तो आएगी। रोष का सामना इतना करना पड़ा है कि भाई बुलाया, चौकीदार ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कोई घटना घट गई है जी, वहाँ पर गए, देखा कि ऐसे है, तो रोष तो था ही। लेकिन इतना नहीं है कि भाई हमने जाते ही कोई जेसीबी वगैरह या पार्टी वगैरह जो हमने बुलानी थी वो सारी की सारी निकलवा करके गड्ढा खोद करके और दबा दी मिट्टी के अंदर, बदबू वगैरह सब खत्म। ग्रामीण का रोष भी नहीं रहा। अगर उसको नहीं दबाएंगे तो फिर रोष तो आएगा। जी जी जी। अगर मान लीजिए अगर सारे जो हालात हैं वो आपके अनुकूल हों, मछलियों के अनुकूल हों, तो लगभग पूरा खर्चा पानी काट के लगभग कितनी बचत पर केजी के हिसाब से निकाल लेते हैं? पर केजी के हिसाब से मान के चलो कि हम 20-25 रुपये पर केजी
सब खर्चा निकाल के, खर्चा नहीं। कोई रिस्क नहीं हो तो। नहीं। और लगभग आप कितना उत्पादन करते हैं मछलियों का सालाना? सालाना ये मान के चलो कि फसल अगर बढ़िया रहती है, बढ़िया मौसम रहता है, तो करीबन मान के चलो कि 300 से 500 कुंटल पर ईयर मछली निकाल लेता हूँ। ये एक तालाब से होता है या आप किसी तरह सभी तालाबों से? सभी तालाब से, 8-10 तालाब है मेरे पास, उन सभी तालाब में। अच्छा राजकरण जी, आप एक बात बताएं, जिन तालाबों को आप ठेके पर ले रहे हैं उनकी समय अवधि कितनी होती है और कैसे निर्धारित होती है? मतलब क्या नियम शर्तें रहती हैं? नियम शर्तें निर्धारित जो अवधि होती है लगभग 8 साल अधिकतम। न्यूनतम पहले होती थी 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल। अब गवर्नमेंट ने प्रावधान कर दिया है कि जो भी तालाब उठना है वो 8 साल का ही हो। और इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि 1 साल के अंदर तालाब, नया आदमी कोई भी तालाब लेते हैं, उस तालाब के उसको भाई कहाँ से पानी आता है, कैसे आता है, कितना इसमें बच्चा डालूंगा, कैसी ग्रोथ होगी, नहीं बढ़ पाता है। तो लगभग 1 साल 2 साल के जो काम करते हैं, 1 साल या 2 साल 3 साल तक का जो भी टेंडर उठता है वो लॉस में रहता है जी। लोगों ने लॉस में रहेगा तो काम कैसे करेगा? टाइम बढ़ाया, बढ़ते 5 का किया, फिर 7 का किया, अब 8 का कर रखा है। और लगभग पर ईयर के हिसाब से बात करें तो लगभग कितने पैसे लगते हैं एक तालाब को? पर ईयर एरिया देखा जाता है, एरिया के हिसाब से जितना एरिया ज़्यादा बड़ा होगा उतना कीमत ज़्यादा लग जाएगी। लगभग आपके पास कितने तालाब हैं? मेरे पास हैं 8-10 तालाब है। और उनकी अगर एवरेज लगाड़े, एक वैल्यू निकाले तो लगभग कितना पर तालाब? लगभग मान के चलो कि 90,000 रुपये मिनिमम। ये मतलब आपको ग्राम पंचायत को देने पड़ते हैं? ग्राम पंचायत को देने पड़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो अनुबंध होता है 8 सालों का, वो क्या प्रोसेस होती है, कौन अधिकारी शामिल होते हैं? पंचायत के अंडर पंचायत का आती है, सरपंच के थ्रू बोली लगती है। फिशरी डिपार्टमेंट का वहाँ पर कोई भी नुमाइंदा, एक बंदा वहाँ पर होता है, एफओ है, डीएफओ है, कोई भी होगा एक आदमी वहाँ पर, फिशरी डिपार्टमेंट का भी होगा। अच्छा, कई बार हमने सुना कि जो प्रतिबंधित मछलियाँ हैं, क्या कभी उनसे भी आपको निपटना पड़ा है, जो पहले से किसी ने जोड़ ले रखा हो और उन प्रतिबंधित मछलियाँ हो? क्या इस तरह की कभी चुनौतियाँ आई आपके सामने? प्रतिबंधित की ही चुनौतियाँ तो आती हैं, ये प्रतिबंधित होती है। उसमें क्या करते हैं कि 2-3 जाल लगातार लगवा देते हैं। 8 बजे जाल लगवाया, प्रतिबंध जितनी भी आई वो निकाल के डैमेज कर दिया। 15 दिन 20 दिन के बाद में फिर जाल लगा दिया, 1 महीने के बाद में फिर जाल लगा दिया। खर्चा बढ़ता है, उससे निकाल देते हैं। अच्छा मुझे अब एक बात और बताएं, जैसे आपने पहले कहा था कि नहरों में छोटी मछलियाँ आती हैं जो कि एक ऐसी मछलियाँ होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसी मछलियाँ आपके तालाबों में दाखिल ना हो, इसके लिए क्या विशेष प्रबंध रहते हैं? विशेष नर्सरी में तो विशेष प्रबंध कर देते हैं, जैसे जाले लगा देते हैं, बारीक जाले वगैरह लगा करके पानी को फिल्टर करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, ताकि हम उसके अंदर से जो भी कोई भी नहर के अंदर से कोई आवारा मछली कोई भी आए तो वो ना आ सके। और बड़े तालाबों में भी क्या ऐसी व्यवस्था करते हैं? नहीं, बड़े तालाबों में व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि पानी की पूर्ति नहीं होगी। अगर हम जाले लगा देंगे तो उसके अंदर से पानी, बहुत कम पानी आएगा। वो व्यवस्था बड़े तालाबों में नहीं हो सकती। तो मतलब जो कि एक्स्ट्रा फीड है या दवाइयाँ हैं, उसका तो खर्चा लगना ही ज़्यादा है। लगना है, वो खर्चा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पानी की पूर्ति नहर के सिवा हो नहीं सकती। और नहर का पानी आएगा तो मछलियाँ भी आएंगी। अगर फिलहाल बात करें तो आपके व्यवसाय से जुड़े लगभग कितने लोगों को आप रोजगार मुहैया करवा रहे हैं? ये समझो कि लगभग 40 से 45, ये सब मिला करके, जैसे चौकीदार है, मेडिसिन वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, या जो मछली पकड़ने वाले हैं, इन सभी को मिला करके लगभग मान के 40-45 लोग आदमी काम कर रहे हैं। क्या सरकार से भी इन तालाबों को लेकर कुछ सब्सिडी या कुछ फ़ायदा मिलता है? हाँ, फ़ायदा देती है। क्या कभी आपने लिया है? हाँ, मैंने भी लिया है। वो क्या नियम शर्तें होती हैं उनकी? नियम शर्तें ये होती हैं कि वो खाद खुराक वगैरह के पैसे देते हैं। जैसे मैंने ले लिया है तो इसमें SCBC को कुछ ज़्यादा देते हैं, जर्नल को कम देते हैं। तो खाद खुराक के देते हैं, उस हिसाब से भी कितना एरिया है, कितनी खाद खुराक का है, उसका कितना बिल बना है आपका। जैसे राइस पॉलिश डालते हैं, सरसों की खली डालते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह डालते हैं, उनके जो बिल देते हैं हम कि हमारा इतना खर्चा हुआ है, उस हिसाब से सब्सिडी दे सकते हैं। देखिए, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ राजकरण जी जुड़े हैं, इनका कहना है कि पिछले 20-25 सालों से ये मछली पालन का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि शुरुआत इन्होंने लगभग 2000 का जो साल था तब इन्होंने शुरुआत की थी और अब इन्हें 25 साल हो चुके हैं। इनका कहना है कि जब इन्होंने शुरुआत की तब कई तरह की
चुनौतियां इनके सामने आई हैं। हालांकि इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है और जो आसपास जो काम करने वाले थे उनसे भी पूछताछ करके धीरे धीरे ये चीज़ों में बदलाव करते रहे। आज लगभग 8 से 9 जोहड़ों में ये मछली पालन करते हैं। इनका कहना है कि सरकार से भी कई तरह के लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो मछली पालन करने वाले किसान हैं उनको दिए जाते हैं। इनका कहना है कि इनके साथ साथ लगभग और 40 से 45 लोगों को ये आज के दिन रोजगार दे रहे हैं। यानी कि मछली पालन करने के बाद खुद ही रोजगार नहीं कर रहे, इसके अलावा और भी 40 से 45 जो परिवार हैं उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने वीडियो में बताया कि मछली पालन के दौरान कई तरह की चुनौतियां इनके सामने आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से भी निपटा जा सकता है। यानी कि मछली पालन के दौरान कई तरह के संघर्षों से किसानों को जूझना पड़ता है, लेकिन समय के अनुसार उन सभी चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत किसानों में आ जाती है। इनका कहना है कि लगातार इसी तरह से और अधिक लोगों को रोजगार दे सके और अधिक अपने काम को बढ़ा सके, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। निरंतर दिन रात ये लगे हुए हैं। शुरुआती समय में चाहे मछली का बीज खरीदना हो या फिर बेचने जैसी संबंधित कई ऐसी चुनौतियाँ आई हैं, लेकिन इन्होंने उन चुनौतियों को पार पाकर आज एक सफल मछली पालन कर रहे हैं। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो जो युवा हैं या फिर जो मछली पालन करना चाहते हैं उनके लिए राजकरण एक प्रेरणा का स्रोत भी है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने उस समय मछली पालन के व्यवसाय में आए थे तब इस व्यवसाय में कई तरह की नई चुनौतियाँ थी। आगे हम और किसानों से भी बातचीत करेंगे जो फिलहाल मछली पालन कर रहे हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।